नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अनिका अब अपने लंदन वाली उसी प्रॉपर्टी में आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद वो शावर लेने के लिए चली जाती है। इधर पीछे से अब रोहित मारवा भी वहाँ पर अपने चौपर से आ जाते हैं और जैसे अब अनिका बाहर आती है तो वो उसे एकदम देख कर डर जाती है। इधर अब रोहित अनिका को अपनी बाहों में लेता है और अब अनिका से कहता है, वाओ अनिका, माइंड ब्लोइंग, सच में तुम्हारा प्लान तो मस्त का था। अब वो दोनों ऐसे ही अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। वो अपने प्लान में अब ऐसे ही बातें करते हैं कि मारवा हाउस के सीक्रेट लैंड में अनिका वहाँ पर गुलेरिया हाउस में जाने से पहले सभी को अब अपना प्लान बताती है। और अब अपना प्लान बताने के बाद वो अब सीधा ही अपने रूम की तरफ जाने लगती है। कुछ देर के बाद जब वो अपने रूम में पहुंचती है तो वो देखती है कि मिस्टर मारवा तो यहाँ पर गुलेरिया हाउस में जाने के लिए रेडी हो चुके थे। मिस्टर मारवा को रेडी हुआ देखकर अब अनिका कहती है, मुझे बस 15 मिनट दीजिए मिस्टर मारवा। अनिका की इस बात पर अब रोहित अनिका के करीब आते हुए कहता है, अगर तुम परमिशन दो तो क्या आज मैं तुम्हें अपने हाथों से रेडी कर सकता हूँ। अब रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका अपनी पलकों को नीचे झपका देती है, जिसका मतलब यही था कि उसने रोहित को आज परमिशन दे दी थी कि वो अपने हाथों से आज अनिका को गुलेरिया हाउस में जाने के लिए रेडी करे। और इधर अनिका की पलके तो नीचे थी, साथ के साथ शर्म से उसके गाल भी बिल्कुल एप्पल की तरह रेड हो गए थे। अब अनिका को इस तरह से शर्माता हुआ देखकर अब रोहित कहता है, अनिका, इतने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन तुम आज भी ऐसे शर्माती हो। सच में कई बार तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सच में तुम आज ही मेरी दुल्हन बनी हो। अब ये कहते हुए ही रोहित के चेहरे पर एक मुस्कान थी और अब वो कबर्ड की तरफ बढ़ता है और कहता है, मैं बस तुम्हारी साड़ी लेकर आता हूँ, तब तक तुम यहाँ पर बैठो। रोहित ये कहते हुए अनिका के दोनों ही शोल्डर से अनिका को पकड़ता है और उसे वहाँ पर एक चेयर पर बिठा देता है। और ये कहते हुए रोहित अब सीधा ही अनिका के कपड़ों की कबर्ड की तरफ जाने लगता है। वहाँ पर अब एक साड़ी चूज करने के बाद अब वो अनिका के सामने उस साड़ी को लेकर आता है और अब रोहित अनिका से कहता है, क्या तुम इसे पहनना पसंद करोगी अनिका। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो वहीं यहाँ पर रोहित अब अनिका के कपड़ों को चेंज करने लगता है। यहाँ रोहित जब अनिका के कपड़ों को चेंज कर रहा था तो रोहित के हाथ जहाँ जहाँ अनिका के शरीर पर लग रहे थे, रोहित के हर एक स्पर्श से ही अनिका की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और इधर शर्म की वजह से वो अपनी आंखों को ही बंद कर लेती है। इधर रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि सच में उसके स्पर्श से अनिका किस तरह से सिहर रही है। इधर रोहित अब बड़े ही ध्यान से अब अनिका की साड़ी को पहनाने लगता है, क्योंकि आज वो कोई भी शैतानी नहीं करना चाहता था। इधर कुछ ही देर के बाद जब रोहित अब अनिका से कहता है, अनिका देखो, आई थिंक मैंने बिल्कुल से सही तरह से तुम्हें साड़ी पहनाई है। अब अनिका अपनी आंखें खोलती है तो सच में रोहित ने बड़ी ही अच्छी तरह से अनिका की साड़ी डाली हुई थी। उसको बड़ी ही अच्छे से उसने उसकी प्लेट्स को सेट किया हुआ था। अब रोहित फिर से कहता है, अनिका एक बार अपनी आंखों से तुम खुद को एक बार मिरर में देख लो। क्या पता कि जो प्लेटें तुम्हें सामने से ठीक लग रही है, बाकी की साड़ी ठीक है या नहीं। ये सुनते ही अनिका भी जब अपने आप को मिरर की तरफ जाकर देखती है तो वो अपनी साड़ी को देखकर रोहित को एक इम्प्रेसिव लुक देती है। तो वहीं अब रोहित अनिका का हाथ पकड़कर अब उसे ड्रेसिंग मिरर के सामने वही बैठा देता है और वो पहले अब अनिका का हल्का सा अपने हाथों से मेकअप करता है, जैसा कि
अनिका को पसंद था, क्योंकि इतने सालों में अब तक रोहित भी जान गया था कि अनिका को लाइट मेकअप ही पसंद था। बिल्कुल अनिका के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही उसने सारा का सारा मेकअप किया था। इसके बाद अब वो अनिका की हेयर स्टाइल करने लगता है, एक साइड बन बनाकर। अब वो उसके बालों को सामने दोनों तरफ से बालों को थोड़ा थोड़ा निकाल देता है और अब वो अनिका से पूछता है, अनिका अब खुद को मिरर में देखो तो, क्या मैंने बिल्कुल सब कुछ सही किया है और बताओ कोई कमी तो नहीं है। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा कोई भी कमी नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। ये कहते हुए ही अनिका अब अपने हाथ में ब्रेसलेट पहनती है, तो अनिका अपने दूसरे हाथ में अपनी वॉच पहन लेती है और अब पहनने के बाद कहती है, नाउ मिस्टर मारवा आई एम रेडी एंड थैंक यू सो मच। ये कहते हुए ही अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, तो चलें। अब इस बात पर का जवाब देते हुए अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है और इधर अब वो दोनों अपने रूम से बाहर निकलकर हॉल की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो उधर बढ़ते हैं तो वहीं अनिका देखती है कि रिया तो वहाँ पर किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसके पास जाने के बाद अब उन्हें पता चला कि वो तो किशन मामा से बात कर रही थी। रिया के फ़ोन से बात करने के बाद अब सभी यहाँ पर मारवा हाउस के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि जब रिया किशन मामा से बात कर रही थी तब तक रोहित और अनिका वहाँ पर रिया के फ़ोन पर बात करने का इंतज़ार करते हैं। और जैसे ही उसकी बातें ख़त्म हुई तब वो यहाँ पर सब रोहित और अनिका तीनों बच्चों के साथ वहाँ से मारवा हाउस के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं अनिका अभी गाड़ी को ड्राइव करने में बिजी थी, तो वहीं रोहित अभी अपने फ़ोन में बिजी था। अब अपने मोम और डैड को दोनों को इस तरह से बिजी देखकर अब रिया कहती है, डैड सच में आप तो बदल गए हो, आप अब मेरे पहले वाले डैड नहीं हो जैसे आप पहले हुआ करते थे। पता है डैड, पहले जब भी आप में हमारे साथ होते थे तो आप अपना वो क्वालिटी टाइम हमारे साथ स्पेंड करते थे, लेकिन अब तो आप हमारे साथ अपना टाइम स्पेंड ही नहीं करते हो। देखो ना कैसे अपने फ़ोन में बिजी हो। ये सुनते ही रोहित अब अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट में रख लेता है और अब वो पीछे मुड़कर कहता है, ऐसी बात तो नहीं है रिया, डैड तो हमेशा से ही रिया से प्यार करते हैं। ये कहते हुए रोहित अब अपनी पॉकेट से 3 चॉकलेट निकाल कर अपने तीनों ही बच्चों को दे देता है और वो सभी अभी रास्ते भर मस्ती करते हुए ही जा रहे थे। इधर रोहित तीनों बच्चों के साथ मस्ती कर रहा था, तो अनिका अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रही थी। कुछ देर के बाद जब उनकी गाड़ी गुलेरिया हाउस में इंटर हुई तो वो सभी अभी बाहर निकल कर जाने लगते हैं और जैसे ही वो सभी गुलेरिया हाउस के मेन एंट्रेंस पर पहुंचते हैं तो उनके सामने वहां पर करण गुलेरिया पहले से ही खड़े हुए थे, क्योंकि करण गुलेरिया को वहां पर खड़ा हुआ देखकर अब रोहित और अनिका और भी श्योर हो गए थे कि ये जरूर नेत्रा की वजह से ही वहां पर पहले से ही उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो अभी कुछ भी ऐसा नहीं करते जिससे किसी को भी उनके ऊपर शक हो जाए। अब यहाँ पर करण गुलेरिया को देखकर अब रोहित और अनिका दोनों को हालांकि ये अजीब जरूर लगता है, लेकिन इधर यहाँ करण गुलेरिया अब उन दोनों को देखकर कहते हैं, रोहित जरा चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। करण गुलेरिया की इस बात पर रोहित और अनिका दोनों अब एक दूसरे को देखते हैं। वो इशारों में ही एक दूसरे से बातें करते हैं। आंखों ही आंखों में वो एक दूसरे की बातों को अब समझ भी लेते हैं। यहाँ रोहित अब अनिका से इशारों में बातें करने के बाद अब करण गुलेरिया से कहता है, हाँ पापा चलिए ना। यहाँ रोहित अब करण गुलेरिया के पीछे पीछे जाने लगता है, तो वहीं यहाँ पर अनिका अब अपने भाई और भाभीियों के साथ बच्चों को लेकर अंदर आ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ इधर कुछ ही देर में करण गुलेरिया और रोहित अब करण के कमरे में ना जाकर वो सीधा ही टेरेस पर आ जाते हैं। तो करण गुलेरिया अब कहते हैं, कुछ लोगे क्या रोहित? अब करण गुलेरिया की इस बात पर अब रोहित कहता है, नहीं पापा मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। अब रोहित की इस बात पर अब करण गुलेरिया रोहित के बिल्कुल ही पास आकर खड़े हो जाते हैं और इससे पहले कि रोहित संभल पाता कि वो उसे एक तेज धक्का दे देते हैं, जिससे कि रोहित थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। लेकिन अब वो खुद को संभालते हुए ही कहता है, पापा क्या हुआ है आपको? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?
चाहते क्या हैं आप? इस बात का जवाब देते हुए करण गुलेरिया कहते हैं, मैं क्या चाहता हूँ? सच में तुम्हें फर्क पड़ता है तो ठीक है, फिर सुनो, मैं तुम्हारी मौत चाहता हूँ। ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अब रोहित के ऊपर अब अपना एक पैर से अटैक करते हैं। तो वहीं रोहित भी अब एक तेज डिफेंस करते हुए ही करण गुलेरिया के ऊपर एक अटैक करने लगता है। और इधर अब वो खुद को डिफेंड करते हुए कहता है, पापा क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आप जरूर कोई ना कोई तो बात जरूर होगी जो आप ऐसा कर रहे हैं। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, बात चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो रोहित, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। अब तुम जिंदा नहीं रह सकते, अब तुम्हें रास्ते से हटना ही होगा रोहित मारवा। इधर ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अब एक बार फिर से अपनी अटैकिंग पोजीशन ले लेते हैं। तो वहीं रोहित भी अभी पूरी तरह से तैयार था उनके साथ फाइट करने के लिए, इसलिए रोहित अब तैयार हो जाता है। कुछ ही देर में इन दोनों के बीच में ही वहीं टेरेस पर ही एक फाइट शुरू हो जाती है। इधर रोहित अब करण गुलेरिया को रोकने के लिए उनके ऊपर फाइट कर रहा था, तो वहीं करण गुलेरिया तो रोहित के ऊपर जानलेवा अटैक करने लगे थे। क्योंकि करण गुलेरिया को तो यहाँ पर नेत्रा ने सम्मोहित किया हुआ था, इसलिए अब वो उनके सम्मोहन में ही अब उसे हर एक अटैक के साथ ही मारना चाहते थे, क्योंकि अब वो रोहित के साथ और ज़्यादा फाइट नहीं करना चाहते थे। उनका हर एक वार रोहित के लिए जानलेवा था। कुछ ही देर की फाइट के बाद जब वो दोनों रेलिंग के पास लड़ते लड़ते आ जाते हैं, तो वहीं रोहित के एक लात से करण गुलेरिया नीचे गिरने ही वाले थे कि तभी रोहित मारवा ने उनका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। क्योंकि वो दोनों रेलिंग की तरफ थे, इसलिए रोहित यहाँ पर उनके एक वार से ही करण गुलेरिया सीधा ही रेलिंग से नीचे की तरफ लटक गए थे। लेकिन रोहित को पता था कि भले ही आज उनके पापा करण गुलेरिया होश में नहीं हैं, लेकिन हैं तो वो अनिका के पापा ही, इसलिए वो उन्हें बचा लेते हैं। और इधर अब उनसे कहने लगे, आई एम सॉरी पापा, मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। इधर रोहित ने अभी ये कहा ही था कि तभी उसके हाथ की वो वॉच जिसे अनिका ने रोहित को दी हुई थी, उसमें बूढ़े पापा का एक मैसेज आया हुआ था। अब जैसे ही रोहित को अपनी वॉच में नोटिफिकेशन सुनाई दिया, तो ये देखकर रोहित ने अब करण गुलेरिया को दूसरी तरफ खींच लिया। रोहित का फोर्स इतना ज्यादा था कि करण गुलेरिया खुद को संभाल ही नहीं पाए और वो भी उनके फोर्स से खींचे चले गए और वो नीचे गिर गए। इधर अपने टास्क को इनकम्प्लीट होता हुआ देखकर अब करण गुलेरिया तेजी से अब रोहित मारवा की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही वो गिरे तो उन्हें लगा कि अब वो हारने वाले हैं और वो तो रोहित को मारने वाले थे। ऐसे तो वो रोहित को मार ही नहीं पाएंगे, इसलिए वो उतनी ही तेजी से खड़े होते हैं और उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। तभी उन्हें समझ में आया कि अचानक से उन्हें एहसास होता है कि तेज हवाएं बह रही हो और उन्हें रोक रही थी। उन हवाओं की वजह से अब करण गुलेरिया को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी थी और इन्हीं फ्रैक्शंस ऑफ स्पीड में इधर बूढ़े बाबा ने चोपर को विजिबल किया, तो इधर रोहित ने भी जंप मारते हुए ही चोपर में बैठ गया था। तो वहीं चोपर में से अब रोहित की जगह जॉन, जो कि रोहित बनकर उसी जगह पर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर जितनी देर में करण गुलेरिया की आंखें बंद हुई, तब तक जॉन और रोहित दोनों की ही अदला बदली हो गई थी। इधर बूढ़े बाबा रोहित मारवा को कंफर्टेबल देखकर अब वो चोपर को इनविजिबल फिर से कर देते हैं, ताकि वो किसी को भी दिखाई ना दे। और वो चोपर अब थोड़ा सा ऊपर उठा तो इधर करण गुलेरिया के सिर पर तो मानो एकदम से ही खून सवार हो गया था। वो बिना सोचे और समझे उन्होंने अब दौड़कर सीधे ही रोहित को नीचे की तरफ धक्का दे दिया था, क्योंकि इससे पहले के जॉन यानी कि रोहित संभल पाता तब तक तो करण गुलेरिया उसे जोर का धक्का दे चुके थे। और जैसे ही जॉन रोहित बनकर नीचे गिरा, तो उसके पास रिया खड़ी हुई थी, क्योंकि रिया खुद मल्होत्रा परिवार की गाड़ी को देकर बाहर की तरफ दौड़ रही थी, लेकिन वो बाहर पूरी तरह से जा भी नहीं पाई कि तभी रोहित नीचे गिर गया था। और ये तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ रोहित कहता है, रिया। इस बात पर अब बूढ़े बाबा कहते हैं, रुक जाइए रोहित बेटा, वहानी का बेटी है, वो सब संभाल लेगी।
यहाँ रोहित और बूढ़े बाबा अब एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि तभी रोहित ने देखा कि जॉन के आसपास तो खून गिरने लगा है। ये देखकर अब रोहित बूढ़े बाबा से कहते हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि ये तो तुम भी जानते हो ना कि जॉन तो एक रोबोट है, तो भला उसके पास खून कैसे आ सकता है। रोहित की इस बात पर अब बूढ़े बाबा कहते हैं, ये सब तो मैडम का कमाल है। जब मेरे पास आपका मैसेज आया था तो मैंने आपका प्लान हूबहू मैडम को बता दिया था। तो मैडम ने मुझे एक छोटी सी डिवाइस दी थी और मुझे कहा था कि मैं जब जॉन से मिलूं तो मैं इस डिवाइस को जॉन के अंदर फिट कर दूं। और मेरे हाथ में ये डिवाइस है। जैसे ही जॉन नीचे गिरा तो मैंने इस डिवाइस के बटन को प्रेस कर दिया, और जैसे ही मैंने इसके बटन को प्रेस किया तो उस बटन को प्रेस करने से ही अब यहाँ पर ये खून का स्त्राव होना शुरू हो गया। बूढ़े बाबा की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, क्या ये सच में खून है। अब रोहित की इस बात को सुनकर अब बूढ़े बाबा कहते हैं, नहीं, ये खून नहीं है, बल्कि ये केमिकल है जो कि खून के जैसे ही दिखता है, क्योंकि जिसे स्वाति मैडम ने ही बनाया था। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, स्वाति माँ ने तो मेरी मौत को ही रियलिस्टिक बना दिया है। अब देखने वालों को तो सच में यही लगेगा कि ये सच में ही रियल है। अब इस बात पर अब बूढ़े बाबा कहते हैं, मैडम शायद जानती थी कि जिसकी आंखों में धूल झोंकने के लिए ये प्लान किया जा रहा है उसे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए ही शायद उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग ही ये प्लान बनाया है। जहां एक तरफ रोहित और बूढ़े बाबा इनविजिबल चॉपर में बैठकर नीचे क्या हो रहा था वो सब कुछ देख रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इधर नीचे जॉन को ऐसे गिरा हुआ देखकर तो एक पल के लिए अनिका की भी सांसें ही रुक गई थी। एक सेकंड के लिए तो उसे भी लगा कि कहीं ये मिस्टर मारवा तो नहीं है, क्योंकि जब अनिका ने वहां पर जॉन के आसपास खून देखा तो अनिका को सच में एक पल के लिए लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मिस्टर मारवा ने अपना प्लान को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए हों, क्योंकि अनिका ने तो रोहित की मौत के बाद का प्लान बनाया था। उसके पहले के प्लान के बारे में अनिका भी नहीं जानती थी, इसलिए इतने सारे खून को देखकर एक पल के लिए तो अनिका डर ही गई थी। लेकिन अब अनिका जल्दी से अब रोहित को चेक करने के लिए अनिका अब जॉन के पास जाकर अब उसके सिर को अपनी गोद में रखती है, और बिना किसी की नज़र आए जब वो चेक करती है तो वो पता करती है कि वो बॉडी जॉन की ही थी, ना कि रोहित की। जॉन की बॉडी को देखकर अब अनिका एक गहरी लंबी सांस लेती है कि फाइनली मिस्टर मारवा पूरी तरह से सेफ हैं। और अब वो जब ये कंफर्म कर लेती है तो वो पीछे जहाँ अब्दुल खड़ा हुआ था, अब्दुल को देखकर अब अनिका आंखों में अब इशारा कर देती है। इधर अनिका के इशारे को देखकर अब अब्दुल भी समझ जाता है कि नाउ प्लान इज ऑन, इसलिए अब वो भी अपने फ़ोन से सीधा ही एम्बुलेंस को फ़ोन लगा देता है। तो वहीं यहाँ पर अनिका ने अभी अपनी एक्टिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि इसके आगे का प्लान तो खुद अनिका ने ही बनाया था और सब कुछ वैसे ही प्लान किया था जैसे कि रियल में सब कुछ हुआ है। इधर अनिका भी मारवा हाउस के लिए यहाँ से जब रोहित की बॉडी को लेकर चले गए थे तब वो भी मारवा हाउस के लिए चली जाती है। तो वहीं जॉन की बॉडी को लेकर इंस्पेक्टर अब्बास स्पेशल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में चले जाते हैं। तो वहीं ये सब लोगों के इधर उधर जाने के बाद वहीं रोहित और बूढ़े बाबा मल्होत्रा हाउस की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो चॉपर मल्होत्रा हाउस में पहुंचता है तो बूढ़े बाबा अब रोहित को कहते हैं, आप अपने चेहरे को अच्छे से कवर कर लीजिए ताकि किसी को भी कुछ भी पता न चले। बूढ़े बाबा की इस बात पर अब रोहित कहता है, रोहित अब वहां पर रखे हुए एक मास्क को पहन लेता है, और उस मास्क को अच्छी तरह से पहनने के बाद जब उसे लगता है कि अब उसे पहचानना इतना आसान नहीं होगा, वो अब उस चॉपर से उतरकर सीधा पीछे के रास्ते से इधर यशवंत मल्होत्रा की लैब में आ जाता है।
जिसका एड्रेस पहले से ही बूढ़े बाबा को पता था और उसने रोहित को भी बता दिया था। वहीं दूसरी तरफ इधर जॉन अब रोहित बनकर स्पेशल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर के लैब में जॉन की बॉडी रखी हुई थी। जॉन ने भी इधर अपनी आंखें इसे लैब में आने के बाद यहाँ पर हेडक्वार्टर में आने के बाद खोली तो अब वो अपने आसपास देखने लगता है। जैसे ही वो आसपास देखता है तो वहाँ पर उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वहाँ पर कुछ किसी भी इंसान के ना होने की वजह से जॉन के पास ये एक अच्छा मौका था, इसलिए जॉन अब अपने भागने के बारे में सोच रहा था। तो वहीं इधर हेडक्वार्टर के थोड़ा दूर एनी एक गाड़ी में बैठकर स्पेशल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर के कैमरे को भी हैक कर लेती है, क्योंकि एनिका के प्लान के अनुसार एनी जब यहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग जॉन की बॉडी यानी कि रोहित की बॉडी को लेकर यहाँ पर आ गए थे, तब उनके पीछे पीछे ही एनी भी अब यहाँ पर आ जाती है। और उसे पता था कि जैसे ही जॉन की बॉडी को वहाँ पर अकेला छोड़ा जाएगा तो जॉन वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, इसलिए एनी पहले से ही वहाँ पे स्पेशल डिपार्टमेंट के कैमरेज को हैक कर लेती है और उनका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। और एनी अब अपनी गाड़ी को स्पेशल डिपार्टमेंट के पीछे वाले दरवाजे पर लेकर जाने लगती है। एनी को पता था कि एनिका मैडम की प्लानिंग के हिसाब से जॉन अब किसी भी वक्त यहाँ पर आने ही वाला होगा। या एनी अभी ये सोच ही रही थी तो वहीं दूसरी तरफ इधर जॉन का अंदाजा लग चुका था कि शायद एनी ने अब तक अपना काम कर लिया होगा, इसलिए अब वो भी जहाँ पर लेटा हुआ था वहाँ से उठकर अब वो सीधा ही बाथरूम में चला जाता है और वहाँ की विंडो से अब वो सीधा ही नीचे की तरफ जंप करके बाहर निकल कर आ जाता है। तो इधर सामने वहाँ पर एनी को देखकर अब वो दौड़कर सीधा ही गाड़ी के पास आकर गाड़ी में बैठ जाता है, क्योंकि जॉन ने ये काम जितनी फुर्ती के साथ किया था वो बस कुछ ही सेकंडों में कर लिया था, ताकि किसी भी तरह का कोई भी शक ना हो। इधर अब जॉन गाड़ी में आने के बाद कहता है, एनी अब चलें यहाँ से। अब जॉन की इस बात पर एनी भी कहती है, तुम्हारी बॉडी पर ये ब्लड कैसा है? तुम तो कोई ह्यूमन नहीं हो, तो फिर उस छत से गिरने के बाद ये ब्लड कैसा? क्या तुम मुझे कुछ बताओगे? एनी की इस बात पर अब जॉन कहता है, एनी इट्स नॉट अ ब्लड बिकॉज आई एम ए रोबोट। सो रोबोट को कभी भी खून सप्लाई नहीं होता है, इट्स जस्ट ए केमिकल, इट्स लुक लाइक अ ब्लड, एनीवे लेट्स गो। इस बात पर अब एनी कहती है, ओके जॉन। जहाँ एक तरफ जॉन और एनी दोनों ही अभी मारवा हाउस के लिए निकल जाते हैं, तो वहीं इधर दूसरी तरफ चिराग भी अभी लाइफ केयर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। और वहां पहुंचने के बाद वो बड़ी ही चालाकी से वहां पर हॉस्पिटल के सिस्टम पर एक ऐसे पेशेंट की रिपोर्ट ढूंढ रहा था जिसका मेंटल स्टेट कुछ ठीक ना हो, जो मेंटली ठीक ना हो। इस पेशेंट को खुद डॉक्टर अमृता यानी कि अनिका गुलेरिया ने ही ठीक किया हो। कुछ देर तक ये डिटेल ढूंढने के बाद उसे फाइनली अब एक रिपोर्ट मिल जाती है और यहाँ पर चिराग अब उस पेशेंट की पर्सनल डिटेल को हटाकर वहाँ पर अनिका गुलेरिया का नाम और उसकी ही पर्सनल डिटेल को अपलोड कर देता है, जिससे चिराग सबको ये दिखा सके कि रोहित की मौत के बाद अनिका का मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं है। और ये सब करने के बाद वो उस रिपोर्ट का प्रिंट आउट निकाल कर उसकी अब एक फाइल बना देता है और अब उसे उस फाइल में रखकर वो उस फाइल को लेकर सीधा ही हॉस्पिटल से बाहर निकल कर जाने लगता है। जैसे ही चिराग अभी यहाँ पर बाहर निकल रहा था तभी उसके कानों में वहाँ पर पीछे से एक डॉक्टर की आवाज़ आती है कि जल्दी से मारवा हाउस चलो, मिस्टर सुधीर मारवा का फोन आया है कि रोहित मारवा की वाइफ की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। अब डॉक्टर की ये बात सुनते ही अब चिराग के चेहरे पर एक स्माइल थी, क्योंकि अब चिराग समझ जाता है कि उसकी अनिका मैडम ने अब अपना काम पूरा कर दिया है। वहाँ दूसरी तरफ इधर मारवा हाउस में तीनों ही बच्चों का तो बुरा हाल था, क्योंकि बच्चों को अभी जो भी कुछ हुआ इनके बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि जैसे ही उन्होंने वहाँ पर जॉन को नीचे छत से गिरा हुआ देखा तो बच्चों को तो यही लगा था कि वो उसके डैड ही थे और उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे।
और इधर धनंजय पीरामल बच्चों के साथ ही उनके रूम में थे। यहाँ पर वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि रिया का ध्यान वो भटका सके, ताकि रिया कुछ पल के लिए तो शायद इस हादसे को भूल सके। लेकिन रिया तो बस रोई ही जा रही थी। यहाँ जो हाल बच्चों का था तो वही हाल यहाँ पर बड़ों का भी था। जैसे ही भूमिका मारवा हाउस में आती है तो सब बस उसे ही देखने लगते हैं। यह भूमिका की आंखों को देखकर लग रहा था कि न जाने कितने ही वक्त से वो बस रोए ही जा रही हो, क्योंकि भूमिका की आंखें भी पूरी लाल हो चुकी थी और उसकी आंखें स्वेलिंग की वजह से मोटी मोटी हो गई थी। इधर सुहासिनी मारवा भूमिका को देखकर तो एकदम से ही फूट फूट कर रोने लगती हैं। और अब वो सुहासिनी मारवा रोते हुए ही अब भूमिका से कहती है, मेरे मरने की उम्र तो मेरी थी ना भूमिका, तो फिर तुम ही बताओ मेरा बच्चा क्यों हमें छोड़कर चला गया। ये सुनते ही अब भूमिका भी सुहासिनी मारवा के पास आ जाती है और वो अब उसे हक करते हुए ही वो भी रोने लगती है। इधर अब भूमिका सभी से कहती है कि बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि भूमिका को अब ध्यान आता है कि बच्चों पर इस समय न जाने क्या बीत रही होगी, क्योंकि बच्चों का और अनिका का हाल उसने गुलेरिया पर हाउस में पहले ही देखा था। इसलिए वो बच्चों के बारे में पूछती है और कहती है, और अनिका इस बात पर अब सनी कहता है, वो भूमिका दीदी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है और बच्चे अभी ताऊ जी के साथ हैं। अब सनी की इस बात पर अब भूमिका कहती है, ताई जी कैसी हैं और ताई जी कहाँ पर हैं, वो भी तो ठीक नहीं होगी ना। अभी भूमिका की ये बात सुनते ही अब सनी की माँ रोहिणी मारवा कहती है, वो आयशा दीदी भी अपने रूम में ही हैं, उनकी भी हालत कुछ ठीक नहीं है। सच में जो ये हादसा हुआ है ना, इसे तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अब हमारे पूरे के पूरे परिवार पर दुखों का एक पहाड़ टूट गया हो। तुम चाहो तो एक बार उनसे मिल सकती हो, शायद उन्हें थोड़ा सा सही लगे या फिर तुम उन्हें समझा सको। वहाँ सावित्री है उनकी देखभाल करने के लिए। यहाँ मारवा हाउस में तो मानो दुखों का पहाड़ टूट गया था। वो सभी अब अपने दुख को कम करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी भी यहाँ पर शिवराम कहता है, दादी माँ वो गुलेरिया हाउस से डॉक्टर राजलक्ष्मी और डॉक्टर प्रीति आई हुई हैं। उनका कहना है कि वो अनिका मैडम को एग्जामिन करना चाहती हैं। अब यहाँ पर उस शिवराम की ये बात सुनते ही अब सुहासिनी मारवा कहती है, हमारा खुद का अपना हॉस्पिटल है और वहाँ पर हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर को की भी किसी भी तरह की कमी नहीं है, तो इन दोनों ही लड़कियों को जाकर कह दो कि उन्हें यहाँ पर आने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब उनका यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए ही सुहासिनी मारवा अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं सभी अब एक एक करके अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ भूमिका अब अनिका के साथ ही उसके रूम में थी। तो वहीं धनंजय पीरामल यहाँ पर बच्चों को सुलाकर अब सीधे ही आयशा मारवा के रूम की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि बच्चों को सुलाने के बाद अब यहाँ पर धनंजय पीरामल को आयशा की काफ़ी ही चिंता हो रही थी कि आयशा के ऊपर पता नहीं क्या बीत रही होगी। और जैसे ही धनंजय पीरामल अब आयशा के कमरे में जाते हैं, कमरे में जाने लगे, तो वहाँ जाने से पहले ही अब वो ये मेक श्योर करते हैं कि कोई है तो यहाँ पर और उन्हें कोई भी ना देखे, क्योंकि वो अभी मारवा हाउस में थे और मारवा हाउस में वो ऐसे ही तो आयशा मारवा के कमरे में नहीं जा सकते, क्योंकि मारवा हाउस में तो सुहासिनी मारवा और बहुत सारे लोगों को यही लगता था कि आयशा की शादी हंसराज मारवा से हुई थी। इसलिए वह बड़ा ही चौकन्ना होकर वो अब आयशा मारवा के कमरे में जाते हैं। इधर नेक्स्ट डे मॉर्निंग इधर रोहित मारवा की प्रेयर मीट थी। सभी ने यहाँ पर व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे। यहाँ सुहासिनी मारवा अब भूमिका से पूछती है, बेटा रोहित की बॉडी को आने में और कितना समय लगेगा, क्योंकि रोहित की बॉडी तो कल से ही स्पेशल डिपार्टमेंट में ही है ना, कि तुम पता करके क्यों नहीं बताती हो, तुम्हें तो सब कुछ पता ही होगा ना। अब उसकी इस बात पर इससे पहले कि भूमिका कोई भी जवाब देती कि तभी वहां पर अब इंस्पेक्टर अब्बास और उनके साथ अर्जुन सिंह अब एक डेड बॉडी को लेकर वहां आ रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर अब भूमिका उनके पास जाकर कहती है,
इंस्पेक्टर अब्बास ये सब। अब भूमिका की इस बात का जवाब देते हुए इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं कि ये बॉडी उनकी ही है, मैं उन्हें बाद में बता दूंगा। ये कहते हुए इंस्पेक्टर अब्बास अब आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि रोहित मारवा की बॉडी को मारवा परिवार को सौंप देते हैं और खुद अब वो साइड में जाकर खड़े हो जाते हैं। अब वो जब साइड में जाकर खड़े होते हैं तो वो वहाँ पर भूमिका से कहते हैं, अनिका कैसी है भूमिका? अब इंस्पेक्टर अब्बास की इस बात पर भूमिका कहती है, पूछिए मत सर, समझ में ही नहीं आता है कि क्या करूँ मैंने कभी अनिका को इस तरह से बिखरते हुए कभी भी नहीं देखा था, क्योंकि मैंने तो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में आज तक उसे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में ही देखा था। अनिका का इतना बुरा हाल होगा मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था। अब तक धीरे धीरे सभी इधर मारवा हाउस में इस प्रेयर मीट में ही शामिल होने के लिए आ जाते हैं। बड़े बड़े नामी लोग यहाँ पर रोहित की इस प्रेयर मीट में आए हुए थे। कुछ वो थे जिन्हें रोहित मारवा की मौत का दुख था, तो कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें सिर्फ दिखावे के लिए ये सब करना पड़ रहा था, क्योंकि वो तो कुछ लोग ऐसे थे कि उन्हें रोहित की मौत से शायद उन्हें को अपने बिजनेस में कोई फ़ायदा भी हुआ हो, इसलिए उनके दिल में खुशी भी थी। इधर प्रेयर मीट में यहाँ पर रायचंद फैमिली से पीयूष रायचंद आया हुआ था और साथ में उसकी वाइफ मीनाक्षी रायचंद भी और उनकी बेटी योगिता भी यहाँ पर इस प्रेयर मीट में आई हुई थी। यहाँ पीयूष अब योगिता से कहते हैं, इस बार अनिका के साथ अच्छे से बिहेव करना, क्योंकि अगर इस बार तुमने अनिका के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया तो फिर वो तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं होगा।